हेलो एंड वेलकम इन यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉर्न टेक टुडे फ्रेंड। जैसा कि हमारा ये टॉपिक चल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एसएससी जेई के लिए, ठीक, पेपर फर्स्ट के लिए एंड पेपर सेकंड के लिए। और जो अदर एग्जाम्स होते हैं मैकेनिकल के जूनियर लेवल तक के, उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं एसएफई, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस। ये फ्लो प्रोसेस के बारे में पूरी डिटेल्स होगी आपकी। फ्लो प्रोसेस में वर्क डन क्या लेना होता है, क्या नहीं, ग्राफ कैसे बनता है। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि हमने अब नॉन फ्लो प्रोसेस हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। हम पढ़ेंगे थ्रोटलिंग के बारे में, इसको आप बोल सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये भी। नोजल के बारे में एक न्यूमेरिकल 100% आता है आपका, सेकेंड पेपर जो जेई का होता है उसमें, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना ये भी सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। इसका कैसा नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, सारा टॉपिक हम क्लियर करेंगे, ठीक। आपकी क्लास ऑनलाइन की वजह से कल नहीं हो पाई थी, ठीक है। अभी जो फिलहाल आपका जो क्लासेस है वो ऑफलाइन ही चलेंगे इस तरीके से। आप अपने जो कमेंट्स हैं, डाउट है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस के आपके डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप करके, सिंगल सिंगल करके, ठीक है। तो करना क्या है, अभी आपको देखो सिस्टम उस लायक है नहीं अभी कि हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर सकें, ठीक। तो आपको जो आंसर्स देने होते हैं, मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ। इसमें मैंने आपका पार्ट 8 में पूछा था कि आपको क्या है एमसीक्यूज पूछे थे मैंने, उसके आंसर्स आपने दिया था। देखो शेड्यूल कर दी जाएंगी क्लासेस आपकी 11 AM पे, ठीक है। तो आपकी डेली जो है मैकेनिकल क्लास कितने बजे होंगी, 11 AM पे। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को बताओ ताकि हमारा एक सर्कल बन सके पढ़ने का, और हम फटाफट इस टॉपिक को क्लियर कर सके, अपना कंप्लीट कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट आज का बेहतरीन क्लास अपना। देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है आपका, इस टॉपिक एसएफई को समझने के लिए हमें समझना होगा एक कॉन्सेप्ट अपना कंट्रोल वॉल्यूम का। क्या समझना होगा आपका, कंट्रोल वॉल्यूम। अब कंट्रोल वॉल्यूम कहते किसे हैं, ठीक है। क्लास आपकी आज जबरदस्त होगी, ठीक है, बिल्कुल मजा आएगा आपको। ऐसा नहीं कि आप 2-3 मिनट पढ़ते हो फिर कहते हो अरे अच्छा लग रहा है। आप एक बार क्लास करके देखो अच्छे तरीके से, ठीक है। काफ़ी अच्छे कमेंट्स आते हैं मेरे, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप पढ़ो, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा हाँ टाइम जो है खराब नहीं हुआ आपका, जितनी बड़ी क्लास होती है आपकी। चलिए कंट्रोल वॉल्यूम देखते हैं होता क्या है पहले। देखो अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर अ प्रोसेस। प्रोसेस और साइकिल के लिए अलग अलग है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैंने पहले बता रखा है, इसलिए उसे डिस्कस नहीं करेंगे। पूरा प्रोसेस के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू होता है आपका। कहने का मतलब क्या है, जो ये एनर्जी है आपका टोटल कंप्लीट जो हीट है वो वर्क डन में ट्रांसफर होती है। साथ में क्या है, कुछ आपके जैसे मैंने एग्जाम्पल फैन का दिया था ना, आपका इलेक्ट्रिसिटी आप देते हो, बट फैन क्या है, चलने के साथ साथ क्या है वो हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। वर्क के साथ साथ कुछ एनर्जीज जो होती हैं वो आपकी वेस्टेज हो जाती हैं, उसमें सिस्टम के अंदर चली जाती हैं, कहने का मतलब है। तो हमने ये पढ़ा था। अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को भी मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक। और अदर जो आपकी एनर्जीज हैं आपकी, और क्या नाम है आपका, रेजिडुअल जो एनर्जीज होती हैं वो भी आपकी हैं। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि जो हीट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, आप बोलोगे ई के प्लस डेल्टा ई जो पोटेंशियल होगा उसके, प्लस जितने भी रेजिडुअल एनर्जी होंगे उसके, प्लस वर्क डन के, ठीक। कहने का मतलब क्या है, आपको अच्छे से एक बार समझना होगा कि जितने भी इंजीनियरिंग डिवाइस हैं, जितने भी क्या होते हैं आपकी इंजीनियरिंग डिवाइसेज होती हैं, सब के सब क्या ओपन सिस्टम में होती हैं, सब के सब क्या होती हैं, ओपन सिस्टम में होती हैं। जिसमें क्या होता है आपका फ्लो प्रोसेस, क्या होता है आपका फ्लो प्रोसेस होता है, ठीक। हमेशा आइडियल कंडीशंस को लेकर नहीं चलते हैं, कुछ रियल कंडीशंस भी होंगे हमारी, ठीक। तो हमें क्या, अब आप देखो आप जितने भी डिवाइसेस हैं सारी क्या होंगी आपकी फ्लो प्रोसेस में होंगी, ओपन सिस्टम में होंगी। अब देखो कहने का मतलब क्या होता है, जब भी कोई क्वांटिटी, अगर कोई फ्लूइड है आपका, फ्लूइड की कोई क्वांटिटी, ठीक, वो मूव करता है एक फ्लो प्रोसेस में, मूव करता है किसमें, फ्लो प्रोसेस में। जो हम डेरिवेशन करते हैं अपना, तो हम एक रीजन एज्यूम कर लेते हैं कि इतने रीजन में यहाँ से फ्लूइड आया और इधर से फ्लूइड निकल गया। जो रीजन हमने बनाया है, ये डैश 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 से आपको दिखा रहा हूँ, जो रीजन बनाया हमने इस सर्टेन फिक्स रीजन में, इसी को हम बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, इसी को हम कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं, इसे कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड विच कंस्टिट्यूट मूविंग सिस्टम इन अ फ्लो प्रोसेस एंड दिस फिक्स रीजन इज कॉल्ड कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक। इसी में हम अपना सारा क्या होता है स्टडी को करते हैं। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब कंट्रोल वॉल्यूम क्या आपका, जहां पे हमें अपना डेरिवेशन को लेके प्रूव करना होता है, लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमें जो है समझना होगा इसके बाद का टॉपिक आपका जो है, आखिर ये स्टडी फ्लो प्रोसेस क्या होता है। स्टडी फ्लो प्रोसेस, ये इससे क्या मतलब समझ रहे हो आप, स्टडी फ्लो प्रोसेस क्या होता है, ठीक। मेरा ही मन था काफ़ी ऑनलाइन क्लास लेने की, बट अभी सिस्टम जो चल नहीं रहा है थोड़ा सा सही तरीके से, तो काफ़ी बफरिंग हो रही थी उसमें, इसलिए मैंने उसे अभी थोड़ा सा अवॉइड कर दिया है। नेक्स्ट टाइम में मैं ट्राई करूँगा तो सिस्टम सही हो जाएगा, अभी आप लोग की ऐसी सेवा की जाएगी, ठीक है। स्टडी फ्लो प्रोसेस देखते हैं। देखो स्टडी फ्लो का मतलब क्या है,
स्टडी फ्लो, जहां पे आपको दिख गया फ्लो प्रोसेस। फ्लो प्रोसेस का मतलब है कि वहां पे क्या हो रहा है आपका, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, देखिए जहां पे क्या है आपका मास और एनर्जी का, देखो इसका मतलब क्या होता है आपका, जहां पे मास, ये नहीं यार जी भाई, मास और एनर्जी का आपका क्या है, वो कंट्रोल वॉल्यूम से अक्रॉस उसका ट्रांसफर होता है। इसी कंट्रोल वॉल्यूम से मास एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसे हम कहते हैं फ्लो प्रोसेस। क्या कहते हैं इसे, कहने का मतलब ओपन सिस्टम, ये कहते हैं हम फ्लो प्रोसेस, ठीक। और हमेशा ध्यान देना आप, जितने भी आपकी स्टडी स्टेट होंगी, क्या होंगी आपकी स्टडी स्टेट, इसका मतलब क्या, इसमें सारे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होंगी, वो क्या होंगी आपकी हर लोकेशन पे सेम होंगी, यानी वो चेंज नहीं होंगी टाइम के साथ। जो भी आपका क्या होता है स्टडी स्टेट होता है, ठीक है। स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट में क्या होगा, जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होंगी, क्या होंगी आपकी थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होंगी। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ये स्टडी स्टेट में क्या होता है, तो आप बोलोगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जितनी भी होती हैं वो क्या होती हैं, सबके सब वो सेम नहीं होती हैं, उनकी फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती हैं, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करती। नो अल्टर विथ टाइम ऐसे लिख देते हैं, नो अल्टर विथ टाइम, ठीक। ये टाइम के साथ क्या होती हैं, ये चेंज नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें आपको नोट कर लेना चाहिए, पेन पेपर लेके आप लोग बैठा करो, अपने हाथ से लिखे हुए जो नोट्स होते हैं वो हमेशा बेहतरीन होते हैं, ठीक है। मेरा सजेशन ये है कि आप थोड़ा पॉइंट को जो है नोट करते रहा करो। इसके बाद तो एमसीक्यूज हम करने ही करने हैं, ठीक है। 500 एमसीक्यूज करने आपका, मैंने इससे पिछले में जो देख रहे हो कंटिन्यू, बताओगे मुझे कितने आपने क्वेश्चंस किए हैं उससे, उसको बार बार रिवाइज भी करना है आपको, वही आपका एकमात्र सहारा है। एक चीज़ समझ लो अच्छे से, मैं आपको ये गारंटी बता सकता हूँ, अगर आप मेरे साथ ये पूरी क्लास को फिनिश कर दोगे थर्मोडायनेमिक की, तो मैं गारंटी लेता हूँ एक भी क्वेश्चन आप उठाना, और कोई भी अगर आपको मिलता है मैंने वो पढ़ाया नहीं है या फिर वो वैसे आ गया है, तो आप इस पेज पे मुझे पोस्ट कर देना और नीचे लिख देना सर आपने ये पढ़ाया ही नहीं था, ये पेपर में आ रहा है या फिर ये आया हुआ है फर्दर पेपर में, ठीक है। इस पे आप जाके पोस्ट कर सकते हो उससे। चलिए आगे हम देखते हैं। अब ये टॉपिक जो पढ़ाऊंगा ना आपको लास्ट में पूरा क्लियर हो जाएगा, हाँ ये टॉपिक ऐसा था, ये क्यों लेते हैं, ऐसा क्यों होता है, कहाँ से होता है, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। हमने पढ़ लिया स्टडी फ्लो प्रोसेस क्या होता है। अब आते हैं अपने मेन उस पर, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पे। चलिए देखते हैं अब क्या होता है आपका एसएपी। देखो कोई भी जब आप डेरिवेशन करते हो, ये इंपॉर्टेंट क्या है लिखने के लिए भी, पेपर सेकंड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ साथ इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, बताऊंगा अभी कैसे इसके एप्लीकेशंस पे बनते हैं, उसे समझ लेते हैं। देखो स्टडी आपने पढ़ा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, एसएपी का मतलब क्या होता है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक। इसका मतलब है देखो स्टडी फ्लो मैंने बता दिया, स्टडी स्टेट क्या होता है वो बता दिया मैंने आपको। अब हम समझते हैं ये क्या होता है। देखो जब हम कोई भी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं तो कुछ हमें क्या लेना पड़ता है, अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं, अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। देखो जब आप अजम्पशंस लेते हो ना, तो उसमें क्या क्या बातें होती हैं। सबसे पहली चीज़ देखो क्या है, हमें लेना होता है कि जो फ्लूइड है वो, उसका जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, क्या है वो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। कहने का मतलब है फ्लूइड जो है वो ऐसा नहीं कि आपका चेंज हो रहा है टाइम टाइम पे, और उसके साथ साथ क्या है उसमें जो मिक्स है वो कई सारे गैसेस को मिक्स कर दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, एक जैसा ही रहेगा, जितनी कंसिस्टेंसी चल रही है उतनी ही चलती रहेगी, उसकी चेंज नहीं होंगी वो, ठीक। और उसके बाद क्या है, जितना भी आपके सिस्टम और सराउंडिंग से इंटरेक्शन होगा वो वर्क और हीट का ही होगा, वर्क एंड हीट का ही होगा आपका इंटरेक्शन, इसके अलावा किसी का इंटरेक्शन नहीं होगा। इन दोनों का इंटरेक्शन होगा सिस्टम और बाउंड्रीज के साथ, बाकी किसी का इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या होगा, इसमें हम ओनली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और फ्लो एनर्जी, इन्हीं की बात करते हैं। बाकी सारी एनर्जीज को, मोलिकुलर लेवल की जितनी एनर्जीज हैं उसको हटा दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये नहीं यार जी बात, इसी लेवल की हम एनर्जी की बात करेंगे, बाकी एनर्जीज को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। चलिए इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। एजम्पशंस लिखना मोस्ट जरूरी है, आप समझ लो अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो इसका छोटा सा डेरिवेशन है बिल्कुल, उससे हमें क्या एक फॉर्मूला निकल के आएगा, बार बार आप भूल जाते हो ना, इसी से बचने के लिए ये मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, ताकि आपको फिर क्या रहे, ये आगे भी काम आता रहे, एक ही बार पढ़ना होता है ना, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना होता। देखो यहाँ पे क्या होगा हमारा, जितने हम क्यू लिखेंगे उससे क्या लिखेंगे, हीट को लिखेंगे क्यू से, ठीक। और आपका डब्ल्यू जो होगा वो आपको अच्छे से पता है, इसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, वर्क डन लिखेंगे। हम यहाँ पे सी या फिर वी भी मान सकते हो, जो मानना है आपको, सी या फिर वी, दोनों को हम वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जेड क्या होगा आपका, हाइट, इसकी हाइट बेस लाइन से डेटम की हाइट होगी जिसे बोलते हैं, ठीक है, हाइट एबव डेटम, हाइट एबव डेटम, ये होगा जेड आपका, ठीक। पी क्या होगा, प्रेशर होगा एज यूजुअल, जैसे आप जानते हैं। यू क्या इंटरनल एनर्जी है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। देखो जब भी आप इस टाइप से डेरिवेशन करते हो तो होता क्या है, इसमें हमने सिस्टम ले लिया, ठीक, एक सिस्टम लिया तो आपने बोला ठीक है भाई सिस्टम ले लेते हैं, एक सिस्टम ले लिया हमने, इस तरीके से हमारा ये सिस्टम है, ठीक, ये सिस्टम हो गया हमारा, ये डेटम लाइन है इसका, ये बेस लाइन से यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो Z1 है, यहाँ से फ्लूइड इंटर कर रहा है, ये यहाँ से फ्लूइड निकल रहा है, कोई सिस्टम है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये Z2 है, क्लियर ये बात। अब यहाँ पे हमने स्मॉल ले लिया आपका समझने के लिए जो डेरिवेशन करने के लिए, इनलेट पार्ट और आउटलेट पार्ट को समझने के लिए। यहाँ पे इसका एरिया क्या है, A1 है, इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका A2 हो जाएगा, ठीक। ये पूरा सिस्टम है आपका, ये सिस्टम है और ये बाहर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा, और ये सिस्टम की बाउंड्री, ये क्या है, सिस्टम की बाउंड्री है, ठीक। ये बात समझ में आ गई इतनी आपको। चलिए अब यहाँ से फ्लूइड इंटर कर रहा है, यहाँ से फ्लूइड निकल रहा है, Z1 Z2 हो गया। यहाँ पे क्या है, प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, P2 है। ये सारी बातें समझ में आ गई आपको। अब देखो जब भी क्या होगा, हम ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं, ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास एनर्जीज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मास एनर्जी क्या है, ट्रांसफर करती रहती हैं, ठीक। अब लेकिन हमें एक चीज़ को और समझ के रखना है यहाँ पे, जितना ही मास इंटर करेगा उतना ही मास निकलेगा, ऐसा नहीं कोई सिस्टम में लीकेज है कहीं और जा रहा है, नहीं, इस चीज़ को मान के चल रहा था, तभी हमने लिखा था मास जो होगा वो उसकी कंसिस्टेंसी इक्वल होगी, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक। अब आपको देखो कैसे करना होता है, स्टडी फ्लो लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, देखो इंटरनल, अब अच्छे समझने, ये लाइन लिख रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी फर्स्ट पे प्लस उसके साथ क्या है, जितनी भी आपकी काइनेटिक एनर्जीज हैं वो, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी जितनी है, ठीक है, mgh, ये h ही तो है आपका एक तरीके से, प्लस क्या है जितनी भी आपके प्रेशर एनर्जीज हैं, प्लस जो हीट दिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये U2 प्लस सेकेंड पॉइंट पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, सेकेंड पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक। इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको। V2 प्लस क्या होगा, वर्क डन जो होगा वो निकलेगा। अब देखो U प्लस P1 V1 क्या हो जाएगा आपका, एंथैल्पी होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसे, एंथैल्पी क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा, प्लस C1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस Z2G, और प्लस क्या हो जाएगा हीट, यहाँ पे U2 प्लस PV2 कितना हो जाएगा आपका H2 प्लस C2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस Z2G हो जाएगा, साथ साथ क्या जितना वर्क डन होगा आपका वो हो जाएगा, ठीक। ये बात समझ में है। अब देखो मोस्ट जो अप्लायंसेस होते हैं आपके, डिवाइस होते हैं, कहने का मतलब है वो सारे एक ही लेवल पे होते हैं, उनका लेवल चेंज नहीं करते। जैसे थ्रोटलिंग डिवाइस मान लो, समझेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो डेटा हाइट है ना Z1 और Z2, इससे हम क्या कर देते हैं, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसे क्या कर देते हैं, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, H1 आ जाएगा, प्लस C1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस हीट जितनी जाए, जेड को वाले टर्म को हटा दिया हमने, इक्वल क्या हो जाएगा, वो H2 हो जाएगा, प्लस C2 का स्क्वायर बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे W हो जाएगा। यही आपका क्या है, SFE, क्या है आपका ये SFE, एनर्जी फ्लो, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक। ये बात समझ में आ गया आपको। और देखो ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है, ये भी हमें जानना जरूरी है, इसका हम यूज कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक। देखो अच्छे समझो आप, इसका एप्लीकेबल कहाँ कर सकते हो आप, इसका एप्लीकेबल आप इसका यूज कर सकते हो, इसका जो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे वो कहाँ कहाँ पढ़ना है हमें, सेंट्रीफ्यूगल पे, सेंट्रीफ्यूगल क्या, सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होती है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, या फिर फैन, ठीक है, कंप्रेसर, कंप्रेसर्स, और उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स, रेसिप्रोकेटिंग कहने का मतलब है ये दोनों के लिए काम करता है, जो ओपन सिस्टम पे काम कर रहे हैं। रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स जो होती हैं, रेसिप्रोकेटिंग मशीन, ठीक, स्टीम इंजन, इन सब पे ये काम करता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस, ठीक है। इस सब पे क्या होगा आपका, ये एप्लीकेबल है, वर्क डन इसका हम कर सकते हैं। और साथ साथ देखो और समझना आपका, ये नोजल पे भी इसके एप्लीकेशन क्या बहुत सारे हैं, ठीक है, नोजल पे समझेंगे, इसका थ्रोटलिंग प्रोसेस में यूज होता है इसका, इसी से मिलके हमारे सारे फॉर्मूले निकलेंगे। तो कहने का मतलब आपको इसे याद कर रखना है, रिमेंबर करके रखना है। कैसे याद करोगे, देखो एंथैल्पी फर्स्ट पॉइंट पे आपका, ये काइनेटिक एनर्जी 1/2 आप होता है ना, 1/2 mv² होता है, यही तो है आपका, ये भी 1/2 mv², m को नहीं लिया, v यानी वेलोसिटी होता है यहाँ पे, बिल्कुल वही है आपका। इसके बाद हीट जितना आपने दिया, या ध्यान देना पहले हीट आएगा फिर वर्क डन आएगा, ठीक। इस चीज़ को आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसी के एप्लीकेशंस देखने हैं हमें कई सारे, ठीक। इसके एप्लीकेशन देखें, इससे पहले हमें एक छोटी सी चीज़ और जानना होगा, जो पेपर में आपका पूछा गया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, MCQs में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, कंटिन्यूटी ऑफ मास इक्वेशन किसे कहते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ मास इक्वेशन, ठीक। कहने का मतलब जो मास इक्वेशन है उसकी कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, क्या है ये, 1 मार्क्स में पूछ लिया गया था क्वेश्चन। देखो आपको पता है अच्छे से, मास फ्लो रेट क्या होगा आपका, मास फ्लो रेट क्या होगा, m, जितनी भी आपके वेलोसिटी है उस क्रॉस सेक्शन पे डिवाइड बाय द स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्मॉल v से क्या लिख रहा हूँ मैं,
स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक, इससे कंफ्यूज नहीं होना, स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये। क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब आप लिखोगे कंटिन्यूटी ऑफ मास इक्वेशन, अगर दो के लिए लिखूंगा तो C1 A1 V1 इक्वल C2 A2 एंड V2। ये पेपर में पूछा गया था आपका, इसलिए इसे स्टार बना के इसको भी नोट करोगे, कंटिन्यूटी ऑफ मास इक्वेशन। ये बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से एक स्टार बनाओ और इम्पोर्टेंट चीज समझते हैं। क्या समझना है हमें, देखो मैंने आपको जब लास्ट में बताया था कि वर्क डन जो निकाल रहे थे हम, तो आपने दो चीजें मुझसे बच्चे ने कमेंट भी करके पूछा था कि हमें सर ये पता नहीं चल पा रहा है कि कब हमें क्या है आपका PdV लेना है, या फिर इसका ग्राफ क्या होता है, कब हमें माइनस VdP लेना होता है, या फिर इसका ग्राफ का कैसा होता है, क्या होता है। हम दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं और अच्छे तरीके से इसे इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं फिर। अगर मैं बात करता हूँ आपका, अगर मैं क्या बात करूंगा, वर्क डन बात करूंगा किसका, फ्लो प्रोसेस का। पहले लिखते हैं नॉन फ्लो प्रोसेस, फिर लिख लेंगे फ्लो प्रोसेस, नॉन फ्लो प्रोसेस, और इधर लिख लेता हूं मैं फ्लो प्रोसेस के लिए। ठीक है, फ्लो प्रोसेस के लिए इन दोनों का मतलब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये जनरली क्या है, क्लोज सिस्टम, और ये क्या है आपका ओपन सिस्टम। यहाँ पे मास एनर्जी का आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, नॉन फ्लो में मास का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, मास एनर्जी दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फ्लो प्रोसेस है आपका ये ओपन सिलेंडर वाला, ओपन वॉल्व सिंगल सिलेंडर जो हमने समझा था लास्ट में, और इसका क्या है क्लोज होता है आपका। चलिए अब देखो इसका पीवी डायग्राम बनाते हैं। इसका पीवी डायग्राम बनाएंगे, इसका भी पीवी डायग्राम बनाएंगे। ये पेपर में ये वाला पूछा गया था टॉपिक, ये कि पीवी डायग्राम क्या होता है, ये किस चीज़ के लिए है। आपको पता है एरिया अंडर द पीवी का, जब मैं पढ़ा रहा था लास्ट में तो अच्छे से बताया था आपको कि एरिया अंडर द कोई प्रोसेस 1 है, यहाँ से ये पहुंच गया, ये प्रोसेस बन गया 1 2 आपका। एरिया अंडर द कर्व ये कहाँ पे है, वॉल्यूम लेवल पे, यानी एक्स एक्सिस पे है ये, और ये क्या है वाई पे क्या है, प्रेशर है आपका। अब देखो सेम यहाँ चीज यही आपका प्रोसेस हुआ। ठीक, ये फ्लो के लिए, फ्लो के लिए यानी कि जो आपका कंप्रेसर होंगे, पंप होंगे, रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गया आपका। ठीक है, जो पंप वंप होंगे उनके लिए ये प्रोसेस हो गया। और यहाँ पे जो हो गया आपका, हमने पढ़ा था तो आपका जो पिस्टन था अभी यहाँ पे क्लोज वॉल्व के साथ पढ़ा, तो उसके लिए हमने ये डायग्राम बनाया था। आइसोथर्मल एक्सपेंशन समझ लो आप इस तरीके से, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला हो गया। ठीक, अब देखो जब ये एक्स एक्सिस पे V है आपका, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, वर्क डन जो निकालते हैं W क्या हो जाएगा आपका 1 से 2, यहाँ पे क्या निकलता है वर्क डन आपका 1 से 2 PdV, क्या निकलेगा PdV। ठीक, अब ये अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। अब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूंगा तो 0 हो जाएगा इसके लिए, जबकि इसके लिए नहीं होगा। हम यहाँ पे यही चीज समझ लेंगे, इसके लिए क्या क्या होगा। इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस VdP, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वाई एक्सिस पे है ये माइनस VdP। अब देखो अब समझो जरा आप, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम जो कांस्टेंट होता है इसका वर्क डन क्या होगा, आप बोलोगे भैया इसका वर्क डन तो 0 हो जाएगा। जब मैं बोलूंगा ठीक है चलो इसमें बताओ मुझे वर्क डन क्या होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो इसका वर्क डन 0 नहीं होगा। आप ध्यान देना, इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, फिर इसका वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो V P1 माइनस का P2, वैसे P2 होता है यहाँ पे लेकिन यहाँ माइनस है तो ये चेंज हो गया। ठीक है, मैं आपको ना कुछ फ्लो प्रोसेस के वर्क डन बता देता हूँ डायरेक्ट, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। चलिए देखिए नोट कर लीजिए इसे। मैं बात करता हूँ स्टडी फ्लो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की। यहाँ से एक दो चीज और बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी वो। स्टडी फ्लो एट कांस्टेंट प्रेशर ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, आप इसे नोट कर लो अच्छे से। निकालेंगे यहाँ पे माइनस VdP, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे P1 P2 इक्वल होंगे, वर्क डन कितना आ जाएगा 0, पहली बात। दूसरी बात क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए अभी भी निकाला आपने क्या, P1 माइनस का P2, इसको याद रखना है आपको। ये देखो सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब मैं SSC के में क्वेश्चंस करवा रहा था आपको सॉल्व, वहाँ पे ये पूछा गया था और किसी ने पूछा नहीं कि यहाँ पे क्या होगा, P1 V1 log P1 अपॉन P2, ये पूछा था। अभी जब मैं MCQs भी डिस्कस किया था मैंने, तो वहाँ पे एक बच्चे ने पूछा था भी हम यहाँ पे कैसे लेते हैं, इसलिए मैंने पूरा ये एक्सप्लेन कर दिया आपको। P1 V1 log P1 अपॉन P2। और बाकी नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए मैंने आपको पूरा ड्राइव करवा रखा है, 1 2 3 सारे प्रोसेस के लिए क्या होगा, तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख पाओगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपका प्लेलिस्ट बन जाएगा, अच्छे से सेटिंग नहीं हुआ है इन सब चीज़ों का, तो आपको अभी वीडियो में जाके आपको खुद सर्च करना पड़ जाएगा मैनुअली। ठीक, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल हो जाएंगी जल्दी से। ये हो गया आपका ये। ठीक, तो ये बात क्या समझ में आई आपको। यहाँ पे आपने देखा नॉन फ्लो के लिए कौन कौन से आपके प्रोसेस पे क्या क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, ये आपका आइसोथर्मल पे क्या होता है, ये आपका जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है, यानी क्या होता है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब क्या होगा वर्क डन, ये वाला वर्क डन होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है,
ये बताओ आप, वर्क डन जो होता है वो, वर्क डन जो होता है, वर्क डन फ्लो प्रोसेस में और नॉन फ्लो प्रोसेस में, और नॉन फ्लो प्रोसेस में कब इक्वल होता है? इक्वल कब होगा? आप बोलोगे जब जब क्या होगा आपका, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, तब इसका वर्क डन क्या होगा, दोनों का इक्वल होता है। अब भाई क्यों होता है इक्वल, देख लेते हैं। पी वी इक्वल क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल के केस में, ठीक, आइसोथर्मल लिखा हुआ, ठीक है, ये आप समझ जाएगा, आइसोथर्मल लिखा है ये। पीवी इक्वल क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, क्या हो जाएगा आपका, ये आप डिफरेंशिएट करोगे तो पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल कांस्टेंट का तो जीरो हो जाएगा। अब इसे इस साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, पी डी वी इक्वल माइनस का वी डी पी, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप देख पाओगे। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, कौन से प्रोसेस पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं। लास्ट वीडियो पार्ट 8 बन रहा था, पार्ट 8 उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहीं से निकल के आता है वो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, आज कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। इसमें से सबसे पहले नंबर 1 क्या आता है आपका, नोजल। नोजल देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये पेपर में पूछा जाता है। हम बात करने वाले हैं किसके, नोजल की बात करेंगे, स्टीम नोजल की बात करने वाले हैं। पहला हम बात करेंगे किसकी, स्टीम नोजल। ये क्या है, एप्लीकेशन है, किसकी एप्लीकेशन है, आपकी फर्स्ट लॉ की, आपका जो फ्लो प्रोसेस है उसकी क्या है, ये एप्लीकेशन है, ठीक। यानी आप समझ सकते हो क्या है ये, एप्लीकेशन है किसकी, एस एफ ई की, ठीक है, आप समझ आ रहे हो क्या है ये। चलिए नोजल क्या होता है, देखो नोजल मैं आपको समझा देता हूँ, पहले होता क्या है नोजल को, उसके बाद जो है हम चीज़ को समझते हैं। ये आइसो आपका आइसोलेट होता है बाहर से, इंसुलेशन होता है कहने का मतलब, ठीक। बीच में देखो ये जो पार्ट आपका दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसके इधर वाले पार्ट को कन्वर्जेंट बोलते हैं, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट पार्ट है आपका ये। और इधर वाले पार्ट को जो बोलते हैं, ये पूरा जो इधर वाला है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट पार्ट, इसे बोलते हैं हम डाइवर्जेंट पार्ट बोलते हैं, ठीक। यहाँ से स्टीम इंटर करती है तो यहाँ से स्टीम आउट बाहर निकल जाती है। अब इसमें होता है क्या, देखो जब नोजल में होगा, नोजल में देखो क्या एंथैल्पी डिक्रीज होती है, यहाँ पे क्या होगा, एंथैल्पी, एंथैल्पी डिक्रीज, एंथैल्पी डिक्रीज होती है, और प्रेशर ड्रॉप होता है धीरे धीरे। और प्रेशर ड्रॉप क्या होता है आपका, प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप, ठीक है, प्रेशर ड्रॉप क्या होगा, धीरे धीरे होता रहता है, इसके साथ साथ ही चलता है, देखिए साइमल्टेनियस चलते हैं दोनों, एंथैल्पी डिक्रीजेस एंड प्रेशर ड्रॉप साइमल्टेनियसली, तो दोनों दोनों क्या होते हैं, धीरे धीरे चलते रहते हैं। और जो उसका आपका इसका क्या नाम है, वेलोसिटी होती है आपकी, वेलोसिटी वो क्या होती है, वो एक्सेलरेट हो जाती है, वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वेलोसिटी क्या होगी, वो बढ़ जाती है, एक्सेलेटेड हो जाती है, एक्सेलेट हो जाती है वेलोसिटी इसका। जब वेलोसिटी इसकी बढ़ जाएगी तो ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या इंक्रीज हो रही है, सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। अब देख लेते हैं जरा यहाँ पे क्या इसका इक्वेशन क्या बनेगा, कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए। चलिए देखिए, जब भी क्या होगा आपका कन्वर्जेंट और ये डाइवर्जेंट टाइप का नोजल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, वर्क डन क्या होगा इसमें जीरो, और साथ साथ क्या होगा आपका हीट भी क्या होगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉसेज नहीं हो रहे हैं। अब क्या अपना जो एनर्जी इक्वेशन बनाया था हमने उसे, इसके लिए क्या लिख देंगे फिर हम, तो हमारा क्या था, H1 प्लस C1 का स्क्वायर बाई 2, इसे फटाफट आपको याद होना चाहिए हमेशा, इक्वल H2 प्लस C2 का स्क्वायर बाई 2, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं इसे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये C2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C1 का स्क्वायर प्लस 2 H1 माइनस का H2, ठीक। अब देखो जो वेलोसिटी होती है आपकी, ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड वाला है, जो वेलोसिटी होगी उस सेकंड वाले की वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होती है, जो C2 में वेलोसिटी होती है ना, ये C1 से काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे हम क्या समझ लेंगे, तो C1 को हम क्या है नेग्लेक्ट मान लेंगे, बहुत ही स्मॉल वेलोसिटी हो जाएगी ना, इंटर जितना हो रहा है वो, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसे, हम लिख सकते हैं C2 क्या होगा आपका रूट में 2 H1 माइनस का H2, ये क्या होगा आपका वेलोसिटी होता है नोजल का। इसी बेस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जब हम एमसीक्यूज करेंगे उसमें कई सारे न्यूमेरिकल आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, वो करके देखेंगे। नोजल का ये कॉन्सेप्ट है, ये कहानी है पूरी। चलिए अब आगे बात करते हैं अपना थ्रोटलिंग प्रोसेस की, ये भी आपको सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप इसे, ये क्या आपका थ्रोटलिंग प्रोसेस, थ्रोटलिंग प्रोसेस, ठीक है। थ्रोटलिंग प्रोसेस के बारे में आपको बता देता हूँ पहले, थ्रोटलिंग प्रोसेस होता क्या है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, ये सारी बातों को आपको समझना होगा क्योंकि पेपर में आपका ये पूछा जाएगा। चलिए पहले मैं आपको छोटा सा एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या एक डिवाइस होती है, कैसी डिवाइस होती है जब देखते हैं उस डिवाइस को हम, यहाँ पे डायग्राम समझाते हैं।
ये सेक्शन नंबर 1 है, ये सेक्शन नंबर 2 है। ठीक है, 2 है आपका। यहाँ पे एक क्या लगा हुआ है, वॉल्व लगा हुआ है जो कंट्रोल करता है आपका, एक वॉल्व लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे ये इंटर हो रहे हैं, यहाँ से ये आउट होते हैं, इधर से इंटर, इधर से निकलना है बाहर। ये वॉल्व लगा हुआ है, ये रोटरी वॉल्व है, इसे घुमाते हैं ऐसे, यहाँ से। यहाँ से जब इंटर करेगा, ये इंटर करने के बाद क्या है एक ऐसे डिवाइस लगा होता है इधर से आपका, यहाँ से घूम के ऐसे निकल जाते हैं इधर। ठीक, और कुछ इधर सर्कुलेट करके भी इधर निकल जाते हैं, यहाँ पहुँचते हैं ऐसे करके। ये क्या है आपका, ये पूरा जो दिख रहा है, ये डॉट 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 ऐसे बना दिया मैंने इसे, डॉट 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 को, ये वाला, इसे हम बोलते हैं क्या, कंट्रोल, कंट्रोल सरफेस है। कहने का मतलब जहाँ पे हमें पूरा अपना डेरिवेशंस करने होते हैं। और साथ साथ इससे बाहर ये जो इस तरीके से डैश डैश दिख रहा है, ये आपका क्या इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन है आपका। ठीक, ये बात समझ में आई आपके। अच्छा, अब देखो कहने का मतलब क्या, थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है, व्हेन अ फ्लूइड फ्लो थ्रू अ कंस्ट्रिक्ट पैसेज लाइक अ पार्शियल ओपन वॉल्व, थोड़ा सा वॉल्व खुला था इसके तरीके से। ठीक है, फिर ऑर्फिस या फिर पोरस प्लग बोल सकते हो, इसे हम एक चीज और बोलते हैं। अभी मैं समझाऊंगा क्या क्या क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो है ना प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। इसमें क्या होता है, प्रेशर का ड्रॉप होता है बहुत ज़्यादा। जब प्रेशर का ड्रॉप होगा तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रोटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। प्रेशर का यहाँ पे क्या होता है आपका, ड्रॉप होता है। ठीक, तो पहले क्या होता है, यहाँ पे हाईली प्रेशर वाली चीज़ों को, हाईली प्रेशर चीज़ें आ रही हैं। ठीक, हाई प्रेशर फ्लूइड को क्या है, इससे नैरो कंस्ट्रिक्ट से गुजारा जाता है। इससे क्या होता है यहाँ पे, द रिडक्शन इन प्रेशर एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम। यहाँ पे होता है क्या, रिजल्ट क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इफेक्ट, यहाँ पे क्या होता है इसका इफेक्ट, इज द रिडक्शन इन प्रेशर एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और प्रेशर क्या होता है, वो रिड्यूस जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, देखो इसी प्रोसेस क्या है, पोरस प्लग से या आपका ये गुजारा जा रहा है इसे, या फिर आप बोल सकते हो पार्शियली क्लोज वॉल्व है ये, उससे निकला जाता है, या फिर नैरो ऑर्फिस से गुजारा जाता है। इस केस में क्या होगा, हीट क्या है वो आपकी, वो जीरो हो जाएगी, वर्क डन क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी था वो भी क्या होगा, जीरो होगा। और काइनेटिक एनर्जी जो था वो क्या, वो भी क्या होगा आपका, जीरो होगा। जब सारा कुछ जीरो होगा आपका, SFE से लगाओगे तो क्या निकल के आएगा, H1 इक्वल क्या हो जाएगा आपका, H2 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, थ्रोटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, वो इक्वल होती है। जितना भी आपका इंटर करा है उसी के इक्वल होगी आपकी आउटलेट की, यानी H1 इक्वल क्या होगा आपका, H2 होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द आइडियाबैटिक थ्रोटलिंग प्रोसेस। आइडियाबैटिक थ्रोटलिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, कोई भी लॉसेस नहीं हो रहा है हीट का, ये बात ध्यान रखना है आपको, हीट लॉस नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग आइडियाबैटिक थ्रोटलिंग प्रोसेस में। एंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट। इस बात को लिख लो आप, मैं बोल देता हूँ, ड्यूरिंग आइडियाबैटिक थ्रोटलिंग प्रोसेस एंथैल्पी इज कांस्टेंट। ठीक, अब देखो एंथैल्पी कांस्टेंट होगी तो कुछ बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सी बातों को, देखो इसका यूज कहाँ कहाँ पे करोगे, एंथैल्पी कांस्टेंट है, इस प्रोसेस का थ्रोटलिंग प्रोसेस यूज कहाँ कहाँ पे होता है। इसका यूज होता है नंबर 1, इसका जब हम जो स्टीम होता है ना उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं उसका, जब हम पढ़ेंगे अभी आगे तो समझेंगे अच्छे से ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है आपका। ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक, या फिर हम क्या करते हैं इसका यूज, जो टरबाइन होती है, टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, स्पीड ऑफ टरबाइन जो होता है उसे कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और इसका साथ साथ क्या होता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है आपके घर में, जो फ्रिज होता है उसमें जो एक डिवाइस लगी होती है, तो इवोपरेटर से पहले जब कूलेंट को आपको डाला जाता है उसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है जिसे आप बोलते हो, वो उसी आपका थ्रोटलिंग प्रोसेस से होकर गुजरती है। ठीक, इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं। अच्छा, अब देखो जो क्वेश्चन MCQs में आएगा वो क्वेश्चन नंबर पहला, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जो पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट है वो किसने किया था, जो आपका POROUS पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट है वो किसने किया था, या फिर पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। तो आप बोलोगे क्या, जूल एंड थॉमसन कोएफिशिएंट, जूल एंड थॉमसन, इसका मतलब लॉर्ड कैल्विन, इनका दो नाम है ना, नाम भी इतने सारे लिए इन्होंने, कंफ्यूज हो जाता है, पेपर में क्वेश्चन बन जाता है फिर। जूल एंड थॉमसन या फिर लॉर्ड कैल्विन इनका नाम है। ये पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट इन दोनों लोगों ने मिलकर किया था, उसमें इन लोगों ने सारी चीजें बताई। और एक चीज और, सेकंड क्वेश्चन जो आता है, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट फॉर आइडियल गैस, इसके लिए फॉर आइडियल गैस। देखो जब आइडियल गैस के लिए होगा तो नंबर 1 पहला क्या है, H1 तो इक्वल H2 तो होता ही है, आपको पता है अच्छी से ये बात। और एक चीज और बात आपको पता है क्या, एंथैल्पी है,
इसके साथ इंटरनल एनर्जी जो होगा आपका वो फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर का होता है, टेम्परेचर का होता है। आइडियल गैस के लिए बात कर रहा हूँ खाली मैं, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इसके साथ क्या होगा, इंटरनल एनर्जी भी आपकी कांस्टेंट होगी। तीनों बातों को आपको लिखना होगा आइडियल गैस के लिए, या फिर तीनों चीज जब लगे हुए टिक लगाना होगा आपको आइडियल गैस के लिए। ठीक, आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। लेकिन जो एक्चुअल में नहीं होता है ऐसा, एक्चुअल में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। आइडियल गैस के लिए बात कर रहा हूँ खाली, आइडियल गैस के लिए ही ऐसा होता है। अच्छा, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक और है जो पेपर में पूछ जाता है डायरेक्ट आपका, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, वो भी क्या है, वो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट या फिर जूल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं इसको। हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, ठीक। तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होता है आपका, इसे म्यू से डिनोट करते हैं जनरली। अब इसे म्यू से समझने के लिए हमें पहले क्या है, एक ग्राफ को समझना होगा, ठीक है। अब क्या देखो, जब टी और पी में ग्राफ बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारे क्या है, टेम्परेचर प्रेशर का ग्राफ होता है। ये टेम्परेचर प्रेशर का थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए एवरी पॉइंट पे क्या होंगे, इक्वल होते हैं। यहाँ पे T1 यहाँ पे T5 P5 ऐसे लिख सकते हो आप, T4 P4 लिख सकते हो, T3 P3 लिख सकते हो समझने के लिए अपने। T तो कहने का मतलब क्या है, जितने भी आपके टेम्परेचर प्रेशर है सारे पे सारे क्या है, इसका इस तरीके से कर्व आता है। ये आपका कांस्टेंट एंथैल्पी कर्व है। ये कौन सा कर्व बोला जाता है इसे, कांस्टेंट। तो कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, कांस्टेंट एंथैल्पी कर्व, कांस्टेंट एंथैल्पी कर्व किस तरीके से बनता है आपका, इस टीपी डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से आपका निकल के आएगा कांस्टेंट एंथैल्पी कर्व। चलिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट समझ लेते हैं क्या होता है। तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या है आपका, म्यू जो होता है वो डेल टी अपॉन डेल पी ओवर एच कांस्टेंट, ये होता है आपका जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। इस बात को आप अच्छे से याद कर लो, समझ लो, रट डालो, जो करना कर डालो। म्यू जो होता है क्या होता है वो, क्योंकि स्लोप क्या होता है वो कांस्टेंट होता है इसका, और कांस्टेंट होने की वजह से इसमें हमें क्या है, कुछ अलग अलग रीजन पे हमें कुछ पॉजिटिव दिखाई देंगे वैल्यू, कुछ जीरो दिखाई देंगे, कुछ नेगेटिव दिखाई देंगे। इसी हम बोलते हैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या इतना होता है, एक चीज अब स्टार बना के लिखने वाली बात क्या है, म्यू जीरो होता है किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, स्टार बना के नोट करोगे इसे। आइडियल गैस के लिए म्यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई है। अब देखो एक चीज और नोट करो स्टार बना के इसी में, जब भी आपका कूलिंग रीजन की बात की जाएगी, कूलिंग रीजन की बात की जाएगी तो म्यू क्या होगा वहां पे, पॉजिटिव होगा। ठीक, और उसके बाद अगर बात की जाएगी आपकी आउटसाइड द इन्वर्जन कर्व, यानी हीटिंग रीजन की बात की जाएगी, अगर आपसे हीटिंग रीजन की बात की जाएगी, हीटिंग रीजन में म्यू क्या होता है आपका, वो नेगेटिव होता है। ये बात समझ में आ गया आपको। ठीक, दोनों चीज को अच्छे समझ में आया आपको क्या होता है। अच्छा, अब देखो इसी के साथ साथ एक चीज और समझना होगा आपको, क्या समझना होगा, जो यहाँ पे जूल कोएफिशिएंट होता है, अब जूल थॉमसन नहीं, खाली जूल कोएफिशिएंट क्या होता है, ईटा इक्वल क्या है, माइनस डेल टी बाई डेल वी और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। यहाँ पे इस टाइप से जो होगा आपका, इसे बोलेंगे जूल थॉमसन और जूल कोएफिशिएंट। ठीक, जूल थॉमसन उसको बोलेंगे, जूल कोएफिशिएंट इसे बोलेंगे। आपको करना क्या है, इन सब चीज़ों का एक नोट्स बना लेने अच्छे तरीके से। ठीक, ये आपका एनर्जी फ्लो इक्वेशंस रहा, इनसे जो बनते हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है, या फिर वो न्यूमेरिकल टाइप के होंगे या फिर आपके वो एमसीक्यूज होंगे, उसे नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप इसे देखते रहो अच्छे तरीके से। अपने जो कमेंट्स हैं, अपने जो सजेशंस हैं, आप उसे देखते रहो। डेली रेगुलर क्लासेज होंगी आपकी 11 AM पे। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स को बताओ ये क्लासेस चलेंगी यहाँ पे डेली, या डिस्कशन करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं अच्छे तरीके से। जो भी डाउट्स हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखोगे, साथ साथ अपने सजेशंस भी लिखोगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड वी वोंट टेक, थैंक यू।